हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। लास्ट सेशन की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है उसका प्रॉपर्टी और मेथड को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। बूलियन ऑब्जेक्ट का जो सिनेरियो होता है कि वो कैसे ट्रू और फॉल्स वैल्यू कंसीडर करता है। एंड देन हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं और साथ में स्पेस देके वेरिएबल का नाम लिखते हैं और उसको सेमीकोलन से एंड करते हैं। अगर वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो वेर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू उसको वैल्यू असाइन कर देंगे और सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर का आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में कौन सा सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, कौन सा स्किप होगा, कौन सा पार्ट आपका कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल स्ट्रक्चर से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इस लॉजिक को समझने के लिए आज के जो सेशन है इसको आपको ध्यान से समझना होगा। अगर डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, तो जो कोर प्रोग्रामिंग्स है जैसे C++ या जावा है, इनमें हम लोग जो कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो सारे सिमिलर सेट हम लोग जावा स्क्रिप्ट में भी यूज करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इफ़ एल्स की। इफ़ एल्स जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। इफ़ में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं इफ़, और फिर कंडीशन चेक करेंगे। फिर आपके इसके दो सेक्शन होते हैं, ये फर्स्ट वन और दूसरा आपका एल्स पार्ट होता है, ये आपका एल्स वन। ओके, नाउ आप जैसे ही कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन का आउटपुट दो हो सकता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर आपका वैल्यू कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो आपका ये वाला सेक्शन इफ़ सेक्शन आपका रीड होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स आई तो ये वाला पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा, डायरेक्ट इस पर आपका कंट्रोल आ जाएगा और ये पार्ट आपका रीड होगा या फेच होगा। अगर कंडीशन ट्रू आती है तो सिर्फ ये सेक्शन रीड होगा, ये वाला पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा। तो इस तरीके से इफ़ एल्स वर्क करता है। नाउ नेस्टेड इफ़ क्या होता है। नेस्टेड इफ़ में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका लीप ईयर का प्रोग्राम है, आपको कंडीशन जो है वो दो बार चेक करनी है। एक तो आप 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे ईयर को, और 4 से अगर डिविजिबल नहीं है तो फिर आप 400 से आप उसको डिवाइड करके देखेंगे। तो दो बार अगर कंडीशन चेक करना है या दो से ज़्यादा बार करनी है तो आप नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होगा, इफ़ और आपकी कंडीशन चेक होगी और ये सेक्शन जैसे फिनिश होगा तो जो एल्स पार्ट है, एल्स पार्ट में हम लोग दोबारा से इफ़ लगाएंगे, एल्स इफ़, और वापस से कंडीशन चेक करेंगे। अगर उसका जो सेक्शन होगा वो ये होगा और फिर आपका एल्स पार्ट आएगा, जो बचा हुआ पार्ट होगा वो एल्स होगा। यानी कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। ओके, ट्रू आया तो ये आपका कंडीशन रीड हुआ, और अगर फॉल्स आया तो ये स्किप हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू आने पर रीड होगा। फॉल्स जैसे ही आया तो वो आपका एल्स में आएगा और एल्स में दोबारा कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू आती है तो ये सेक्शन रीड होगा, अदरवाइज आपका फॉल्स आने पे आपका ये एल्स वाला पार्ट रीड होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे मान लो कंडीशन आपकी क्या आ गई, फॉल्स आ गई, ये स्किप हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा। कब होगा, जब फॉल्स कंडीशन होगी। और फिर नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू आती है तो इसको रीड करेंगे, अदरवाइज फॉल्स आने पे वापस इसको स्किप कर देंगे और लास्ट वाला सेक्शन को हम रीड करेंगे। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ़ काम करता है। नाउ अगर मैं बात करूँ इस प्रोग्राम की, तो ये नेस्टेड इफ़ का अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम, और उसमें वैल्यू क्या असाइन की, किटन्स। किटन्स किसको असाइन होगी, नेम। यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम जहाँ भी मैं नाम यूज करूँगा, नेम यूज करूँगा, उस नेम की वैल्यू क्या होगी, किटन्स, क्योंकि हमने वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी किटन्स। नाउ इफ़ में हम लोग कंडीशन यहाँ चेक कर रहे हैं। इफ़ में लिखा हम लोगों ने पपीज, यानी कि पपीज चेक होगा किसमें, नेम से। नेम में आपका क्या है, किटन्स। क्या दोनों, ये आपका डबल इक्वल्स टू ऑपरेशन क्या होता है, कंपेरिजन ऑपरेटर होता है। तो ये चेक करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा, दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है, कंडीशन फॉल्स, इसको रीड नहीं करना है। एल्स में जाएंगे, एल्स में दोबारा से कंडीशन चेक हो रही है,
नेम में किटन्स, स्ट्रिंग भी किटन, कंपेयर करेगा, दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम, तो आपका आउटपुट क्या होगा, ट्रू वैल्यू है, यानी कि अब ये आपका एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ ये आपका स्ट्रिंग रीड होगा। और अगर आपका ये वाला स्ट्रिंग रीड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जैसे आप लिखते हो सी प्लस इक्वल्स टू बी, इसका मतलब होता है सी इज इक्वल्स टू सी प्लस बी, यानी कि जो आपका राइट ऑपरेंड है वो लेफ्ट में ऐड हो जाता है और फाइनल वैल्यू आपको लेफ्ट को असाइन हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही होगा, नेम में क्या है, किटन्स, और किटन्स जो है उसको क्या साइन, उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, डबल एक्सक्लेमेटरी साइन। डबल एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों, क्योंकि प्लस हम लोग यूज कर रहे हैं, और दो स्ट्रिंग के साथ अगर मैं प्लस यूज करता हूँ, जैसे कहता हूँ मैं हेलो फ्रेंड लिखता हूँ, तो वो इसको कंबाइन कर देता है दोनों स्ट्रिंग्स को प्लस। तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर अगर स्ट्रिंग के बीच में हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, नेम जो है उसमें ये किटन्स के आगे दो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देगा और वो किसको असाइन कर देगा, नेम को। अगर मैं नेम को प्रिंट करवाऊँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट से तो आपका आउटपुट क्या होगा, किटन्स और दो एक्सक्लेमेटरी साइन। अगर मैं इसको प्रोग्राम की हेल्प से देखना चाहूँ तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है, ये सिंपल हम लोगों ने इंपोर्ट कर रखी है जेएस फाइल में सिंपल मैंने लिख रखा है वेलकम टू स्काईटेक फॉर EDU, वो प्रिंट हो जाएगा। और बाकी प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो बॉडी पार्ट में हम लोगों ने स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने क्या यूज़ किया है, ये सिंपल प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो लिखा है हेलो डियर स्टूडेंट्स। नाउ वेरिएबल जो लिया है, मैंने कहा था कंडीशन आपकी ट्रू यहाँ पे होगी, नेम इक्वल्स टू किटन्स पे। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये नेम प्लस इक्वल्स टू किटन्स क्या करेगा, दो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देगा। सो अगर इस प्रोग्राम को आप रन करवाएंगे तो आउटपुट देखिए इसका कैसे आएगा। ये देखो यहाँ पे आपका ये सिंपल जेएस फाइल में जो लिखा था वो प्रिंट हो गया, स्क्रिप्ट में जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो डियर स्टूडेंट लिखा था वो हो गया। फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर से जो आपका प्रिंट हुआ है नेम, उसमें वैल्यू क्या आ रही है, किटन्स के साथ में डबल एक्सक्लेमेटरी। नेम जो वेरिएबल था उसमें सिर्फ किटन्स था, लेकिन कंट्रोल स्ट्रक्चर से हम लोगों ने उसमें क्या स्ट्रिंग ऐड कर दी, डबल आपके एक्सक्लेमेटरी साइन। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसी भी प्रोग्राम को आप कंट्रोल स्ट्रक्चर से कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक नेस्टेड इफ एल्स का अच्छा एग्जाम्पल था। नाउ अगर मैं बात करूँ वाइल एंड डू वाइल लूप की, तो वाइल लूप में क्या होता है, पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, फिर आपके स्टेटमेंट्स रीड करता है। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, आपका पहले स्टेटमेंट्स रीड करता है और फिर कंडीशन चेक करता है। दैट मीन्स डू वाइल चाहे कंडीशन यहाँ पे आपकी फॉल्स मिले लेकिन एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर होता है। ये दोनों में डिफरेंस है, वाइल और डू वाइल में। दोनों वर्क एक जैसा ही कर रहे हैं क्योंकि कंडीशन चेक करके आपका एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोड को, लेकिन डू वाइल लूप एटलीस्ट वंस चलता है चाहे कंडीशन फॉल्स हो। क्योंकि अगर वाइल लूप में आपकी कंडीशन यहाँ पे आपको फॉल्स मिलती है तो वो लूप पढ़ता ही नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ट्रू। आपने अगर वाइल के अंदर ट्रू लिख दिया या 1 लिख दिया या फिर और ट्रू लिख दिया तो दोनों ही केस में क्या समझेगा, वो वैल्यू ट्रू मानेगा, यानी कि कंडीशन हर बार उसको ट्रू मिलती रहेगी तो वो लूप चलता रहेगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। क्योंकि हर बार कंडीशन उसको क्या मिल रही है, ट्रू मिल रही है। तो ये डिफरेंस होता है वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। इनका यूज़ भी हम लोग कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए। नाउ अगर मैं बात करूँ फॉर लूप की, तो फॉर लूप कैसे आपका एग्जीक्यूट होता है। फॉर लूप में आपके पास 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे। फर्स्ट पार्ट फिर सेमीकोलन लगाएंगे, सेकंड पार्ट फिर सेमीकोलन लगाएंगे, फिर थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका इनिशियलाइजेशन होता है, सेकंड आपका कंडीशन होता है और थर्ड आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं और यहाँ हम क्या करते हैं, उसको वेरिएबल जो आपका उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी कि उसकी वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये 3 सेक्शन होते हैं। नाउ अगर कोई भी फॉर लूप आप लिखते हैं और अगर उसके अंदर आप इस तरीके से 2 सेमीकोलन लिख दें तो ये वैलिड फॉर लूप है। लेकिन अगर आपने ये 3 सेक्शन मेंशन नहीं किए तो इसका मतलब वो फॉर लूप वर्क नहीं करेगा। आप चाहे इसका इनिशियलाइजेशन यहाँ पे ना करें, उसके फॉर लूप के अंदर आप इनिशियलाइजेशन कर दें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दें, सिर्फ यहाँ कंडीशन दे दें,
तो भी आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपके 3 सेक्शन मेंशन करने ज़रूरी हैं। 2 सेमीकोलन अगर उसको नहीं मिलेंगे तो वो फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये इसकी नेसेसिटी है कि आपको ये चीज़ पास करनी होगी। अब ये जो फॉर लूप है ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले चेक करता है इनिशियलाइजेशन को। इनिशियलाइजेशन चेक करने के बाद वो कंडीशन चेक करता है। कंडीशन अगर उसको ट्रू मिलती है तो फिर वो लूप रीड करता है कि उसका जो स्टेटमेंट्स हैं लूप के अंदर, यानी कि फॉर लूप के अंदर जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है, जो स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं उनको रीड करेगा। देन वो आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद वापस से कंडीशन चेक करेगा, और ये कंडीशन ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर मैं इस लूप की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आई का वैल्यू क्या है 0, कंडीशन चेक किया 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, लूप को रीड करेगा। फिर आई को इंक्रीज किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को एक इंक्रीज कर देता है, +1 इंक्रीमेंट कर देता है, डिक्रीमेंट एक वैल्यू को डिक्रीज करता है। तो 0 वैल्यू थी आई की, तो आई प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया, 0 से बढ़ के वो क्या हो गया 1। फिर मैंने कहा था दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, वापस से लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर आई को इंक्रीज कर देंगे, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, वापस लूप एग्जीक्यूट, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। तो जब जब कंडीशन ट्रू मिलेगी तब तक वो इस लूप को में जो लिखा है आपने स्टेटमेंट्स लिखे उनको रीड करेगा। जैसे ही आपका 5 लेस देन 5 आता है तो वो क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स कंडीशन होगी तो लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो लूप कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 0 से लेके 4 तक कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो आपका जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, बिल्कुल आपका लूप जो है वो 5 बार चलेगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है। ये जो लूप है ये 5 टाइम्स चलेगा फॉर लूप। तो इस तरीके से आप अपनी कंडीशन को फॉर लूप के अंदर मैनेज कर सकते हैं। इन द सेम वे आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेशन में, एंड ऑपरेशन जो मैंने बताया था, एंड ऑपरेशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू हैं तो वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, ट्रू, और वो वैल्यू उसको वेरिएबल को असाइन होगी। यहाँ पे अगर क्या कंडीशन जो है और के केस में क्या होगा, एक भी कंडीशन अगर चाहे वो सेकंड वाली हो या फर्स्ट वाली, कोई भी वैल्यू अगर ट्रू है तो वो वैल्यू जो है असाइन हो जाएगी नेम को। ओके, तो आप एंड और लॉजिक का भी यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। नल ऑब्जेक्ट चेक करने से मेरा मीनिंग है, अगर जैसे कोई भी दोनों कंडीशन में से आपके दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिलती हैं तो क्या होगा, वो चेक करेगा, वो वैल्यू असाइन कर देगा नेम को, क्योंकि वो वैल्यू नल नहीं होगी अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो। अदरवाइज केस में नल वैल्यू होगी तो वो उसको वो असाइन नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो आती है, मैंने मिसलेनियस ऑपरेटर समझाया था, तब आपको बताया था कि मिसलेनियस ऑपरेटर में जो कंडीशनल ऑपरेटर हम लोगों ने देखा था उसका दूसरा नाम मैंने कहा था कि वो टर्नरी ऑपरेटर भी कहलाता है, जिसका सिंबल क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और कोलन। ये इफ एल्स की तरह काम करता है। यहाँ पे कंडीशन देते हैं, कंडीशन ट्रू मिलती है तो ये सेक्शन रीड होता है, और फॉल्स मिलती है तो ये वाला सेक्शन रीड होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आपने लिखा कि वेरिएबल अलाउड एज इज ग्रेटर देन 18 और यस और नो। नाउ कैसे चेक करेगा टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर बिल्कुल ऐसे ही करेगा। एज, मान लो आपने एज वेरिएबल में आपकी वैल्यू है 10, ओके, तो 10 वैल्यू है तो 10 चेक करेगा, क्या 10 ग्रेटर देन है 18 से, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स होगी तो क्या क्या करेगा, सेकंड पार्ट रीड करता है यानी कि नो, तो अलाउड में क्या आ जाएगा, 10 एज है तो अलाउड हो जाएगा नो, यानी कि वो अलाउड नहीं है। और अगर आपने एज की वैल्यू आपकी 20 है तो 20 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ट्रू में क्या हो जाएगा, पहले वाला पार्ट रीड होगा यानी कि यस रीड होगा, यानी कि अलाउड में क्या आ जाएगा, यस, 20 एज इज अलाउड, और आपका जो 10 एज है वो अलाउड नहीं है। इस तरीके से आप इसको टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके देख सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं स्विच स्टेटमेंट की, तो स्विच स्टेटमेंट को मैं थोड़ा और इलेबरेट करके अच्छे से आप लोगों को नेक्स्ट सेक्शन में समझाऊंगा। होप कि मैंने जो अभी जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपको समझाए हैं वो आपको समझ आए होंगे, और स्विच के लिए मैं अलग से एक आपका जो सेशन है वो बनाऊंगा, क्योंकि इसको समझना अच्छे से ज़रूरी है। होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा।
So keep watching, keep learning. Thank you.